हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको स्किप करने की जरूरत नहीं। इसका फायदा तभी आपको मिलेगा जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि यहां से जितने भी आपके मन में डाउट आते हैं, राइट, और जितने भी आप फैकल्टीज को जानने की कोशिश करते हो या अपनी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, उन सब का सॉल्यूशन आपको आज इस एक ही वीडियो में मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा, राइट। तो सबसे पहले छोटी सी चीज डिस्कशन करते हैं, और सबसे पहले आज के सिनेरियो में जो गेट चल रहा है और जो पहले के सिनेरियो में गेट होता था, पहले उसको समझते हैं। और सीधा ही हम स्टार्ट करते हैं पंकज सर से। पंकज सर, गेट अभी भी बच्चे देते हैं, गेट आपने भी दिया था, गेट हम सब ने दिया है। तो पहले के जमाने की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी और आज के जमाने की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में सर क्या डिफरेंस रह गया है? सर, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने और आज के ज़माने में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस नहीं है। करना वैसे ही है। पेपर तब भी अच्छा खासा लेवल का आता था और आज भी पेपर अच्छे खासे लेवल का आता है। आज प्रॉब्लम दूसरी कुछ है। स्ट्रेटजीज जो फ्लोट कर रही हैं वो स्ट्रेटजी में आप देखो तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल। आप देखो एक एक सब्जेक्ट के लिए इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, चाहे पीडीएफ फॉर्म हो चाहे वीडियो फॉर्मेट में, हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल। हम लोग टाइम पे एक इसको अच्छा भी कह सकते हैं और इसको बुरा भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। किसी के लिए वो डिसएडवांटेज था, किसी के लिए एडवांटेज था वो चीज़। हम लोग टाइम, आप भी, हम लोग सब सेमी टाइम के हैं। मतलब बेटा ऐसा नहीं कि हमारे जमाने के पेड़ पौधे सूख चुके हैं, हम भी इसी जमाने में बस 5-7 साल 8 साल 10 साल की बात ज्यादा है। पुराने नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 10-12 साल तो हो ही चुके हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल उस वक्त पे सर कंटेंट बहुत लिमिटेड होता था, तो हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते थे, सिंगल रिसोर्सेज को फॉलो अप करते थे। जैसे हम लोग आज भी बच्चों से बोलते हैं कि अगर बेटा आप पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर लिए हो तो आप सिर्फ उसी पे टिके रहो, आप ये नहीं कि आप 10 जगह से चीजों को रेफर करो। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि रिसोर्स कम थे, जितने थे उस पर हम लोग डबल ट्रिपल 4 बार उस पर मेहनत करते थे। इसी वजह से उस वक्त तैयारी भी उतनी बेहतर तरीके से हम कर पाते थे। सही बात है। और आज के टाइम पे रिसोर्स जब इतना ज्यादा हो चुका है, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो चुका है कि मैं नेटवर्क यहां से पढ़ूं कि वहां से पढ़ूं। तो इस तरीके से मैं देखूं, और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। रिसोर्स को मैं ज्यादा पॉइंट आउट करना चाहूंगा, रेस्ट सर लोग भी अपना पॉइंट रखेंगे। रिसोर्स में सर एक चीज और मुझे याद आया। अब पहले के टाइम में अगर मैं 10 दिन पहले, गेट के 10 दिन पहले अगर मैं फैकल्टीज के पास जाऊं और मैं पूछूं यार कैसे सर एग्जाम कैसे निकलेगा, वो फैकल्टी शायद रेप्टा मार देती कि अब जगह है तू। करेक्ट। और आज के टाइम में आप देखोगे ना कि 10 दिन के अंदर गेट कैसे निकाला जाए, 10 दिन में ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे रह जाए, तो इसके भी वीडियो एक नहीं हजारों वीडियो अवेलेबल होंगे। बिल्कुल। तो और सबसे ज्यादा व्यूज भी जाते हैं सर, बच्चा क्योंकि सब देखेगा उसी टाइम के लिए बैठे हुए हैं। सर, 10 दिन में निकलेगा। बच्चों को आजकल कंटेंट वाली चीजें कम और 2 सर्पीले सांपों ने हाँ, लहराते हुए गेट कैसे निकाला, वीडियो देखो मिलियन में व्यू आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा आपको जब भी कभी आप स्ट्रेटजी बनाते हो, आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, किससे आपको बेनिफिट होने वाला है। एक बार विनोद सर से पूछते हैं। विनोद सर, थोड़ा सा आप भी बताइएगा कि बच्चों को स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा सही गाइड कर रहे हैं कि गलत गाइड कर रहे हैं, ये वीडियो सही है कि नहीं है, उनको मतलब बेनिफिट कैसे मिलेगा उस चीज से? सर, ये जो अभी आप बोल रहे थे, पंकज सर बोल रहे थे, ये बात मैं रीट्रेट करता हूँ। बिल्कुल। हमारे जमाने में, इनफैक्ट हमारा जमाना ही है। बिल्कुल। 8-10 साल पहले जब जमाने में बच्चे टेंशन में आ जाते हैं सर। मतलब उतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। तो हम जब प्रिपरेशन करते थे तो एक जो चीज मुझे लगती है जो शायद हम फॉलो करते थे, वी हैड कॉन्फिडेंस इन द टीचर। हमें ये लगता था कि यार टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, वो अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो सही बोल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहे हैं। और आज के टाइम में जो आप लोगों में शायद जो लैक करता है वो ये है कॉन्फिडेंस। अगर मान लो आपके सामने मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं कि यार ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, तो आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इसको ऐसे ले लेते हैं, अरे यार सर किसी चीज को प्रमोट कर रहे होंगे, कहीं पे बैठे होंगे, अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। 50% या 60% मार्केट में टीचर्स ऐसे होंगे जो प्रमोट करते होंगे या सिर्फ अपने कंटेंट के लिए बोलते होंगे, लेकिन हर टीचर वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर टीचर आपको बोलेगा कि भैया मैं जो पढ़ा रहा हूं वही बेस्ट है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसका कंटेंट छोड़ ही दो आप। मैं भी अगर किसी दिन बोल दूं कि मैं बेस्ट हूं तो मेरी क्लास छोड़ देना, क्योंकि ऐसा नहीं है। टीचर एक टीचर होता है यार, वो ही इज नॉट री इन्वेंटिंग एनीथिंग। उन्होंने जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, वही आपको पढ़ा रहे हैं। एक तरीके से आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, जो कि शायद हर कोई नहीं समझ पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको आज समझना चाहिए। अगर आप किसी टीचर को फॉलो करें, अगर आपको लगता है कि मेरी उस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल, तो एटलीस्ट वो बोल रहे हैं तो उन पे ट्रस्ट दिखाओ। 2 महीने 3 महीने 4 महीने एटलीस्ट उनको फॉलो करो। ऐसा मत करो कि यार 2 दिन बाद में मैंने दूसरे टीचर को फॉलो कर लिया,
3 दिन बाद में मैं पंकज सर की बात सुनूंगा, 4 दिन बाद में मैं सर की बात सुनूंगा। ऐसा करोगे आप अपना ही लॉस कर रहे हो। और सर विनोद सर, झा सर, एक पॉइंट सर ने जो उठाया ना वो बेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। बेस्ट का मतलब ही होता है सर कि उसके बियॉन्ड कुछ बचे ही नहीं है, आपको सीख ही नहीं सकते। सर ने पूरी बात बता दी। देखो, दो तरीके से बात रखी जाती है। एक तो बात ऐसे रखी जाती है मैं बेस्ट हूं। सर ने पूरा डिस्कशन में ये बोला कि यार आप फॉलो करिए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। करेक्ट। कोई और बोलना होता है, बोलता मेरी ऑल इंडिया। सर आपने बोला ऑल इंडिया ने वन है बच्चों को, राइट? तो मेरी बात फॉलो करो, पर है, पर फिर भी बोलते नहीं। और यही बेस्ट का एक तरीका भी होता है, राइट? जिसमें वो बताएगा नहीं, आप खुद जब देखोगे, फ्रीक्वेंसी मैच करोगे तो आपको आइडिया लगेगा यार ये सच में आइडियल है, राइट? सच में उनको फॉलो करके आप रैंक ला सकते हो। और ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अगर सर से बैठती है और अच्छा लगता है, आप उसको फॉलो करिए। किसी और से अच्छी लगती है, आप उसको फॉलो करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो करना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका रिजल्ट लाना है। और रिजल्ट आने के लिए आपको एक बार तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, करना पड़ेगा। एक बार नहीं, इनफैक्ट आपको बार बार अपने आप से ये भी सवाल पूछना पड़ेगा, क्या सर सही है, क्या सर सही है, क्या सर सही है। अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली कि सर सही है, क्या सर जो बोल रहे हैं मैं उतना कर पा रहा हूं। सर तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर मुझे बहुत अच्छा समझा भी रहे हैं, मुझे सब समझ में भी आ रहा है, बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। आप मेरे को फॉलो भी कर लोगे तो भी रैंक नहीं आएगी। एग्जैक्टली। टीचर से ज्यादा मेहनत आपको। एक सर, चंदन सर, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। बिल्कुल। आप सब लोगों ने महाभारत देखी है। गुरु द्रोण को सबसे अच्छा गुरु बोला गया है। उनके 2 शिष्य हैं, एक अर्जुन और एक दुर्योधन। दोनों पोल्स अपार्ट है। अर्जुन इसलिए बन पाया क्योंकि उसके अंदर वो पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिव चीजें देखने की ललक थी उसमें, सीखने की। दुर्योधन उस चीज को नहीं देख पाया। द्रोण तो दोनों चीज ही समझाते थे, द्रोण दोनों के टीचर थे, बट क्यों अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन पाया या अच्छा शिष्य बन पाया? दैट इज द प्रूफ। तो आप में से हर कोई जो है वो या तो दुर्योधन होगा या अर्जुन होगा या उसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। आपको जो बनना है वो आप डिसाइड करोगे। द्रोण तो सारे यहां पे बैठे ही हैं। अब द्रोण से सर एक छोटी सी चीज और समझ में आई सर। पहले के टाइम में जैसे द्रोण की बात करते थे ना सर, तो गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल में जाके बच्चे जाके सीखते थे, राइट? सब एक ही आसपास में होते थे। आजकल सर हम यहाँ बैठे हैं, अभी सब तो नोएडा में आए हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे मुंबई में होंगे, कुछ हैदराबाद में होंगे, कुछ तो यहाँ पर टीचर के साथ कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सर हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने टाइम में, और बच्चों को आजकल क्या फैसिलिटी है, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्योंकि टीचर के लिए मार्गदर्शन तो बच्चों की रिक्वायरमेंट है ही सर। तो अंकित सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? सर पहले तो ऐसा होता था, ऑफलाइन की बात की जाए, क्लास में से यदि मान लो बच्चे, अभी हमारी क्लास ओवर हुई है तो उसके बाद क्या होता था, बच्चे टीचर के पास भागते थे और टीचर क्लास से निकल के अपने रूम तक जाता था। सिर्फ वहां मुश्किल से 2 या 3 मिनट का टाइम मिलता था बच्चों को, और बच्चे पूछ रहे हैं उनसे, तो टीचर भी ध्यान नहीं देता था, मतलब बहुत चलते चलते 2 लाइन में। हाँ बिल्कुल सर, पहले लेकिन आज की डेट में सर बच्चों के पास सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे टीचर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम सब लोगों का बनाया गया है सर, हम सब लोगों का टेलीग्राम, और उसके थ्रू बच्चे क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, हम उनके साथ लाइव सेशन भी ले रहे हैं। तो आज की डेट में सर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं कि बच्चे टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, पहले जबकि ऐसा नहीं होता। और पहले क्या होता था, टीचर एक बार अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कराने के बाद चला गया, सेंटर से ही गायब हो गया, वो किसी दूसरे सेंटर में क्लास ले रहा है तो पूरे साल उस टीचर की शकल नहीं दिखती थी बच्चों को कि टीचर कहाँ है, सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद गायब है, पूरे साल शकल ही नहीं दिख रही। यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, अब तो बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक टेलीग्राम चैनल से याद आया सर, क्या आप भी एक्टिव हैं क्या टेलीग्राम चैनल पे? अप्रूव सर। बिल्कुल सर, हमारे चैनल्स बने हुए हैं जिसमें आज की डेट में एक अच्छी फैसिलिटी है कि हम लोग वीडियोस के थ्रू, वीडियो चैट के थ्रू बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ हम लोगों ने अभी शायद इम्प्लीमेंट भी की है, पिछले 1-2 हफ्ते से ये स्टार्ट भी हो गया है, जिसमें मल्टीपल सेशंस हम लोगों ने लिए, बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ, बच्चों ने डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पुटअप किए, वीडियो चैट में पुटअप किए, बच्चों की सारी बातें हम लोग सुन पाए। इससे एक बहुत अच्छा फीडबैक लूप तैयार होता है कि बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बच्चे हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं। तो इससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है हम भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं शायद जो बच्चों को चाहिए, वो चीज़ जब हम लोगों को फीडबैक में पता चलती है तो फिर और बेटर हमारा आउटपुट आता है और बेटर हमारी टीचिंग का रिजल्ट आता है। सर इससे एक पॉइंट और मुझे याद आया, हम तो चैट कर ही रहे थे, पंकज सर मैंने कुछ वीडियो भी देखे थे टेलीग्राम पे आपके, आप वो कुछ बच्चों को बोल रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया, तुम कर लो ये क्वेश्चन, और बच्चे मैं देख रहा हूँ लाइन से रिस्पॉन्ड कर, सर मेरा आंसर भी आया। आपने बहुत सही चीज पूछा सर, जैसा अभी सर ने बताया, प्रूफ सर ने, कि टेलीग्राम से हम लोग बच्चों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो पॉसिबल है। जैसे वीडियो चैट के थ्रू हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और उनको स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन
पीडब्ल्यू पे एक बहुत अच्छी चीज जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी उतने फ्लुएंटली निकल रहे हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से करें। बिल्कुल सर। हम लोग लाइव जो वीडियो पे जो डाउट्स के सेशंस कर रहे हैं कि मतलब पूरा सब्जेक्ट का है, चैप्टर 1 है, उस पे हम लोग सेशंस भी करने का प्लान ये कर सर रहे हैं। मैंने शायद आपने लिया है कि लेने वाले हैं, ले चुके हैं ना कि ले लाइव चुके डाउट हैं लेंगे कि लाइव डाउट ऑन द स्पॉट, उसमें फ्री बच्चे भी हैं, मतलब पेड के बच्चे हैं, प्लस जो हमारे यूट्यूब के बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, और वो फ्री हैं। कहीं के बच्चे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, हमारे या किसी और के, वो कोई भी अपनी क्वेरी उस पर्टिकुलर चैप्टर या अपने सब्जेक्ट से कोई भी कंसेप्चुअल क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐसा टेलीग्राम पे कभी नहीं होता है सर। ये दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, इसके लिए एक तो कंसेप्चुअली बहुत ही साउंड होना चाहिए। मतलब लाइव उनको नहीं पता कि क्या आप क्वेश्चन पूछने वाले हो, बट हाँ उनको एक चीज पता है कि जो आपके क्वेश्चन उसका सही, सटीक और एकदम तुरंत आंसर देना जरूरी है। और ये सर मेरे ख्याल से तो मैं लगभग मुझे 4 साल के आसपास हो गया ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। और ये डाउट देखते हुए कि लाइव डाउट, हाँ डाउट बच्चे पूछते हैं, बाद में टीम बैठी रहती है जो सॉल्व करती है, पर एकदम से जाके आपने क्वेश्चन पूछा, फैकल्टी रिस्पॉन्स करिए, तो एक यूनिक है और मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। राइट, एक जी सर, हाँ रमानंद सर भी कुछ अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। सर टेलीग्राम ग्रुप्स का जब बात हुआ है तो उसमें मेरे को भी एक पॉइंट बोलना है। हाँ सर। जैसे सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि गेट में जो ई है उसका एक मतलब है इन्वायरमेंट। अच्छा, जैसे कभी भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक इन्वायरमेंट सही होना जरूरी है। जैसे सर मेरे को एग्जामिनेशन लगता था सर। सर जैसे लास्ट टाइम जब जनवरी फरवरी में हम लोग नोएडा आ रहे थे सॉल्यूशंस के लिए, तो उस समय मेरी रायपुर से नोएडा की फ्लाइट थी। उस समय मैं अकेले आ रहा था, मतलब भले वो 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, उसके बाद नोएडा से ऑफिस या होटल 1 घंटे का था, लेकिन वो टाइम बिताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन सर इस बार मैं नोएडा आया तो मेरे को रायपुर में पंकज सर मिल गए। मतलब सर रायपुर से मेरे को यहाँ तक पहुँचा, मेरे को पता ही नहीं चला, हम लोग बात करते हुए उस चीज़ को एंजॉय करते हुए ट्रिप का पता ही नहीं चला कि कैसे हम लोग नोएडा पहुँच गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जब गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम लोग केवल अपने आप में रहेंगे कि आज लेक्चर देख लिए, उसका सॉल्यूशन बना लिए, तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो प्रिपरेशन हम लोग को बोरिंग लगने लगे, या उससे थोड़ा सा हम लोग का मोटिवेशन डाउन हो। बट वहीं हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एक 4-5 लोगों का ग्रुप हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं उनके साथ, मतलब बट जो गेट के एक्टिव ग्रुप हो। भी होता है, मतलब ग्रुप में बच्चों को हमेशा एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि वो जो ग्रुप बना रहे हैं उन सब का ड्रीम आपसे मिलता जुलता ही हो, और उसमें कोई भी हानिकारक तत्व ना रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है सर। हाँ। ड्रीम से आया कि ड्रीम तो नेगेटिव वाले सबके मिलते जुलते ही रहते हैं सर। सही कह रहे हैं, पर फिर भी सर जो होता है ना टारगेटेड हो, मतलब आपसे थोड़ा मिलता जुलता है, जो पढ़ने में सीरियस हो थोड़ा उस चीज को लेकर। Exactly. नहीं तो क्या करेगा, आपको पुल भी करेगा पीछे की तरफ कोई भी बिल्कुल। तो सर जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उस समय ऐसा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं था या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ था। फिर भी सर हम लोगों ने जो 6-7 लोगों का, बच्चों का जो तैयारी कर रहे थे एक्चुअल में गेट का, उसका एक ग्रुप बनाया था और उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला था सर। मतलब हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते थे, अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करते थे। इवन ये भी है कि हमेशा पढ़ते रहते थे, ऐसा नहीं है, कभी कोई अच्छी मूवी आए तो मूवी भी देखने जाते थे। बट बस एक अंतर है सर, मूवी से बाहर निकल के हम लोग डिस्कशन मूवी का नहीं करते थे कि मूवी अच्छी थी कि बुरी। हम लोग ये बोलते थे कि कल क्लास में ये क्वेश्चन हुआ था, तेरे से बना कि नहीं बना। मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट था। और सर एनवायरनमेंट से मुझे एक और चीज याद है, मैं बीच में इंटरप्ट करता हूं क्योंकि आपने मुझसे बहुत पहले डिस्कशन किया भी था। मैं बच्चों को बता भी देता हूं, मैं रामान सर बहुत पहले से ही दोस्त हैं। तो सर आप मेरे को एक अपने फ्रेंड की स्टोरी सुनाते थे, वो भोज वाली स्टोरी, भोज कुमार पटेल का, कुमार, जिसकी कोई मेरी रैंक मुझे याद नहीं है कितनी है। हाँ, 755 सर। 755 के सर, वो स्टोरी क्या था एक बार बच्चों को बताइए सर। हाँ, एक्चुअली में जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था 2014 में, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, उसका नाम था सर भोज कुमार पटेल। एक्चुअली में हुआ क्या कि सर हम लोग जब कोचिंग जाते थे तो वो 11th-12th में आईटी की भी तैयारी किया था, तो कोटा गया था, उसका आईटी निकला नहीं था, और तैयारी के दौरान उसको लगा कि अब मेरा गेट में भी नहीं होने वाला, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो लगभग 4-5 महीना बचा था तो कोचिंग जाना ही छोड़ दिया। अब मेरे को भी लगा कि उतना उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए छोड़ दिया होगा। लेकिन हुआ क्या सर, उसका ना सेमेस्टर में जैसे 75% से ज़्यादा आता है ना अगर पूरा ओवरऑल, तो ऑनर्स की डिग्री मिलती है। तो उसको ये था कि लास्ट सेमेस्टर में मैं इतना मार्किंग ले आऊँ कि मेरे को ऑनर्स की डिग्री पढ़े। तो मेरे पास वो एक सब्जेक्ट पढ़ने आता था, मेरे को थोड़ा उस समय से ही पढ़ाने का शौक था, तो मैं उसको पढ़ाता था। लेकिन जब मैं उसको पढ़ाया ना, तो मेरे को समझ में आया कि उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, मतलब अगर वो सिंसियरली तैयारी करेगा सर तो गेट निकाल सकता है। और मेरे को लगा कि और गेट के लिए सर एप्टीट्यूड ही चाहिए। तो मैं उसको रोज पुश करता था कि तू कोचिंग जाना क्यों छोड़ दिया है, तू तैयारी कर, तैयारी करेगा तो तेरा निकल जाएगा। तो ये शुरू में तो यही बोलता था कि मतलब मेरा आईआईटी में भी नहीं हुआ था तो अभी भी नहीं होगा। तो उसको मैं बट रोज पुश करने लगा ना, तो उसको अंदर ये फीलिंग आया कि उस समय सर मेरा एक ऑरा था कि मतलब कोई मेरे कॉलेज से गेट में अच्छा रैंक लाएगा तो रामानंदी लाएगा, मतलब ऐसे बच्चों को था। तो बोला कि बच्चों को था सर ये, हाँ, मतलब मेरे क्लास के स्टूडेंट में था।
तो मतलब रामानंद सर जो आपके हैं वो कॉलेज में भी मेधावी छात्र में से आते थे। तो उसको ये लगने लगा कि रामानंद ये चीज को बोल रहा है तो कुछ तो बात होगा मेरे में, मतलब इस चीज को अगर वो बोल रहा है तो उसके अंदर ये आ गया कि अगर ये बोल रहा है तो मैं निकाल सकता हूँ गेट। तो लास्ट के 2 महीना प्रिपरेशन किया सर, लेकिन उसमें वो जी जान लगा दिया, मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि रोज 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे पढ़ता था। और ऐसा भी नहीं, चूंकि मेरा प्रिपरेशन चला है तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करता था, जहाँ मेरे से डाउट आता था वहीं पूछता था। तो सर उसके बाद फाइनली तैयारी कर करके सर उसका सेकंड सेट था, उस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सेट हुए थे, वो पेपर देके आया तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि सर जिसको कम एक्सपेक्टेशन होता है उसका थोड़ा भी अच्छा चला जाए तो खुश ही ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल ठीक है, फाइनली सर जब रिजल्ट आया तो पहले तो मैं अपना रिजल्ट देखे, मेरा 70 रैंक था और सर उसकी 755 रैंक थी। मैं बता रहा हूँ सर, मेरे को अपने रैंक की जितनी खुशी थी ना, मतलब उससे ज़्यादा खुशी मेरे को उसके रैंक की थी। मतलब मेरे को लगता है कि मेरे ये टीचिंग लाइफ का सबसे पहला अचीवमेंट है सर। मतलब दोस्तों आप लोग 3 इडियट पिक्चर तो देखी होगी और आप लोगों को ये पता होगा कि खुद के रैंक आने से मतलब फेल होने से ज्यादा कोई टेंशन नहीं होती, पर दोस्त पास हो जाए तो उससे ज्यादा टॉप कर जाए तो वो दुख ज्यादा होता है। पर यहाँ पर उल्टा ही प्रदर्शन किया रामानंद सर ने और ये आपका काबिले तारीफ था सर। ऐसा मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रामानंद सर के साथ में ही है, ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। आप इनके साथ भी हो सकता है सर, बिल्कुल जो देख रहे हैं। मैं तो अपना बता देता हूँ, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी तो इनफैक्ट लिटरली सेइंग कि मुझे उतना ज्यादा खुशी नहीं हुई थी। मेरे ग्रुप में जैसे रामानंद सर बता रहे हैं वैसे ही 5-6 लोग हम थे, तो मेरे ग्रुप में एक बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ था, बाकी सबकी बहुत अच्छी रैंक थी। तो उस बंदे के लिए हम 5 लोग, मतलब जिस दिन रैंक आई थी उस रात हम 5 जगे हुए थे। दिल्ली का एक बड़ा सा पार्क है सर, वो रात को 10 बजे बंद हो जाता है, बट उसमें हम कूद के और 5 लोग उस बंदे को कंसोल कर रहे थे कि यार लाइफ में तू कुछ तो अच्छा कर लेगा। मतलब 5 लोग मिलके उस बंदे को, 5 लोग, एक तो गेट फर्स्ट रैंकर बैठा है, एक की 13th रैंक थी, एक की 32 रैंक, वो 3 लोग बैठ के बोल रहे हैं कि यार हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे बट तू सही जगह सेट हो जाएगा। सो ये होता है, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए सर। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा अलग था सर, मतलब हम सब जो थे दोस्त में उनमें कोई पढ़ने वाला नहीं था सर, और मतलब सबके ऐसे आते थे जैसे किसी के आप अपना ही शेयर करो सर। मतलब बच्चों को उसी की ज्यादा जरूरत है। मेरे यहाँ पे जो ऐसा होता था, मतलब मैं कितनी बार बच्चों को बता भी चुका हूँ कि मैं कॉलेज के अंदर लास्ट नहीं था, मतलब मेरी बैक आती थी 3-4 बैक मेरे हमेशा हर सेमेस्टर में आती थी, पर मैं लास्ट नहीं था, मैं सेकंड लास्ट था। और जो सेकंड लास्ट था उसको देख के मैं बड़ा ही मोटिवेट होता था। वो जब भी मेरे को दिखता था मैं उसको बोलता चल थोड़ा तू भी पढ़ ले। तो उसको मैं थोड़ा बोलता रहता था, और हम दोनों ने सर उसको ये समझ में आ गया कि वो टेक्निकल नहीं कर सकता, वो नॉन टेक्निकल में ही जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल उसके लिए है ही नहीं। और जिसके लिए मैं बता रहा हूँ वो आज की डेट में IPS ऑफिसर है वो, जिसके बारे में, और उसको देख के हमारे पूरा, अभी भी इनफैक्ट जब मैं गया था कॉलेज तो कुछ फैकल्टी से मैं मिला था तो वो उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे इस चीज़ को लेके। तो कितनी बार ऐसा भी होता है, और जो मैं था सेकंड लास्ट उन्होंने भी ठीक ठाक कर दिया। जिंदगी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा हमारे गुरु बताते थे कि जब भी तुम कितना भी कुछ करो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी तुमको लगे ना जिंदगी में सेटल होना है, बस 1 साल 365 दिन अपने आप को दे देना। वो जो 1 साल है ना, आपके आने वाले जो 40-45 साल है वो बना देंगे। और इसी के लिए अंकित सर सीधा आपके पास भी चलते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर अब सिविल के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है सर। नॉर्मली देखा गया गवर्नमेंट की बात की जाए तो बाकी के ब्रांच के कंपैरिजन में देखा जाए तो सिविल में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है। तो सर बच्चों को वैसे भी नॉर्मली इंजीनियर को कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए, और स्पेसिफिकली सिविल के लिए और कौन कौन से वैकेंसीज निकलती है? सर सिविल में जितने भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो सर सब में वैकेंसीज आती ही आती है, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी रहेगी बिल्कुल। अब पॉइंट ये है कि अब सर कई बार लड़का कंफ्यूज होता है कि सर हम स्टेट AE एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें कि JEE एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें कि गेट के लिए प्रिपेयर करें। तो सर बेसिकली एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक सिलेबस के लिए प्रिपेयर करो, आप किसी एग्ज़ाम के लिए मत प्रिपेयर करो, आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़िए। और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग समझ में आ गई और सारे सब्जेक्ट समझ में आ गए, पहले इररेस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा इस एग्जाम का ये सिलेबस है, कि सर आप एग्जाम टू एग्जाम सिलेबस कभी जंप नहीं कर सकते। सही। बेसिकली मैं काफ़ी समय से ये एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए आपको पहले एक बार तपना पड़ेगा, एक वनवास लेना पड़ेगा। बेसिकली राम जी को भी लंका जीतने से पहले वनवास लिया था, महाभारत में भी पांडवों को भी पहले वनवास ठीक है व्यतीत करना पड़ा था, काटना पड़ा था, तब जाके उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो आपको बेसिकली एक आग में तपना पड़ेगा, घड़े को पकना पड़ेगा, तब जाके उसमें पानी ठहरेगा। वाह। तो आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़िए सर, और तब जाके आपका सिलेक्शन होना ही होना है एग्जाम में। मैं ठीक है जैसे सर बता रहे थे तो आप सब लोग मेधावी छात्रों में से थे, बट मेरी और चंदन सर की बेसिकली स्टोरी काफ़ी सिमिलर है। बैक मेरी बस सर नहीं लगी थी, बट लास्ट में से मैं भी था। और अपने कॉलेज में जब
मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज सिलेक्शन हुआ तो सर मेरे बैचमेट्स उसके बाद 8-10 बैचमेट्स ये मोटिवेट हो गए कि अगर इसका हो सकता है तो हमारा हो ही सकता है। दूसरों को मोटिवेट किया आपने। हाँ, और सर मेरे काफी जूनियर्स जब वो ये जान गए कि भाई अंकित शर्मा सर करके कोई हमारे सीनियर थे तो इनका हो गया है तो हमारा तो हो ही जाना है, सही। ऐसी सर, छवि थी। जब लास्ट की बात चल रही है ना सर, कि सब लास्ट वालों की बात चली, तो लास्ट से मुझे एक और बंदा याद आ रहा है और वो है हमारे अंकित डोयला सर। तो अंकित डोयला सर, एक बार थोड़ा आप भी बताइए कि कॉलेज में, देखिए अभी तो मैं आपको जानता हूं और अभी की जान पहचान को देखते हुए मैं ये जरूर मान सकता हूं कि कॉलेज के आप टॉपर तो नहीं थे। तो आपकी क्या सिचुएशन थी कॉलेज के अंदर, और उसके बाद भी आपने शायद मेरे ख्याल से 130 के आसपास आपकी रैंक आई थी, 159। तो सर ऐसा क्या आपको, मतलब आपको किसने, कहीं अंकित सर ने तो नहीं मोटिवेट किया कि इनका निकल सकता है तो मेरा भी निकल सकता है? सर मैं तो एक्चुअली यूपी बोर्ड से पढ़ा था, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। तो जैसे ही मैं फर्स्ट सेमेस्टर में गया तो मुझे सर जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं उनकी इंग्लिश नहीं, उनकी अंग्रेजी अच्छी। तो समस्या क्या थी, मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी इंग्लिश में पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरे मार्क्स सिर्फ 62% थे, बहुत ही कम मार्क्स थे। तो उसके बाद एक बंदा था हमारे साथ का, वो डीपीएस से पढ़ के आया था और वो मतलब सेकंड टॉपर था हमारे कॉलेज का, और उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे थे, उसकी इंग्लिश ही बहुत अच्छी थी, उसका कंप्यूटर साइंस के अंदर सी प्रोग्रामिंग वो पहले से पढ़ के आया था, तो उसके लॉजिक भी थोड़ा अच्छे थे। तो मैं उससे दोस्ती बढ़ाई मैंने, और मैं उसका रूम पार्टनर भी बन गया, ठीक है। उसके साथ साथ उससे पूछने लगा, फिर धीरे धीरे मैं भी बढ़ने लगा। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मतलब 1 साल के बाद उसको लगा कि यार मेरे परसेंटेज बढ़ रहे हैं और उसके बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसने बोला भाई मैं तुझे रूम पार्टनर नहीं रख सकता। तो उसने मुझे निकाल दिया कि नहीं भाई मैं अपना साथ नहीं रखूंगा। फिर मैंने अलग रूम लिया और उसके बाद फिर सीरियसली पढ़ाई की। फिर मैंने कहा सेमेस्टर तो मैं निकाल ही लूंगा, अब गेट की तैयारी करता हूँ। तो पहले लोग हंसते थे, अरे यार क्या गेट निकालेंगे। उसके बाद गेट की तैयारी की सीरियसली 1-1.5 साल, और फिर सर हो गया। बिल्कुल। और फिर ऐसा हुआ कि मतलब पूरे कॉलेज में हंगामा, अरे सर ये कहाँ से निकाल के दे रैंक एकदम। सर एक चीज मुझे बताइए, कॉलेज में जब आपका रैंक नहीं आया था, गेट नहीं निकाला था तब, और जब आपने गेट निकाल दिया, दोनों के बाद क्या आपकी जिंदगी में परिवर्तन आपको देखने को मिला? सर पहले मतलब ऐसा था, हमारा ग्रुप एक अलग ही था, ठीक है। हम लोगों सर को एक सेकंड सर, आप उस आवाज में बोलिए जो पहले शायद टीवी कमर्शियल आता था। हम लोग, मैं बहुत परेशान रहता था। सर उसमें प्लीज सर वो नहीं, उसके बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिला। नहीं, उसके बाद पहले मैं बहुत परेशान रहता था, फिर मैंने गेट वाला का कोर्स लिया, अब गेट वाला का कोर्स ले लिया तो लाइफ जिंगल आला हो गया। कुछ इस तरीके का। नहीं, कॉलेज में क्या था कि सर मेरी पहले इमेज बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब पढ़ने वालों में नहीं थी। हमारा एक ग्रुप था, उसका एक अलग ही माहौल था, ठीक है। तो पढ़ने वालों में इमेज नहीं थी, और कॉलेज के अंदर जो एक गर्ल्स का ग्रुप था ना, वो हमारे ग्रुप से बिल्कुल बात ही नहीं करता था कि भाई ये मतलब पढ़ने वाले नहीं है। ये सब फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। बता दूं सर, ये जो क्लिप है ये भाभी जी तक भी पहुंचेगी। हाँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। गर्ल्स किससे बात करती हैं कॉलेज के अंदर, ये तो आपको पता है। जो सबसे ये मेरे को क्यों पता होगा सर? जो सबसे पढ़ाकू होते हैं, ये सच्चाई है सर। तो हमारा एक अलग ही माहौल था। लेकिन उसके बाद मैंने गेट की तैयारी करनी स्टार्ट की। उसके बाद जैसे ही गेट की रैंक आई, तो सर रैंक आने के बाद मतलब मुझे तो पता था, लेकिन कुछ लोग हो सकता ना माने गेट की रैंक आई है। तो मैंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर वाला था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ऐसा है मेरी रैंक आई है, मेरा स्कोर कार्ड विद रैंक आप 5,000 रुपए लो और यार पेपर में छाप दो। पहले के टाइम सर, आजकल तो YouTube वाला हो गया, ट्रेंड चलने लग जाता है। पहले के टाइम क्या में था, मेरे पापा को भी मुझ पे यकीन नहीं था कि ये रैंक निकाल सकता है। तो मैंने अपने गांव वाले न्यूज़पेपर में छपवाया और मेरठ वाले न्यूज़पेपर में छपवाया। दोनों को 5-5 हजार रुपए दिए, 10,000 वो भी उधार ही लिए थे किसी से, और छपवाया। उसके बाद जैसे ही आया पेपर के अंदर, एक माहौल बन गया अलग सर। उसके बाद कॉलेज में बुलाया गया, कॉलेज के डायरेक्टर के साथ मेरी फोटो, फिर एक मैगजीन छपी थी वहां पे, उस मैगजीन के फ्रंट पेज पे मेरा फोटो छपा था डायरेक्टर के साथ। ये सर शादी.com का जो इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, वो ये था। सर के पास में बहुत ऑफर आए होंगे उसके बाद में। एक पत्रिका भी थी, मैं अब उसकी बात नहीं करूंगा, हमारे समाज की एक पत्रिका थी, उसके फ्रंट पेज पे मेरा फोटो छपा था। और ये बात बिल्कुल सही है, उस फ्रंट पेज से फोटो छपने के बाद बहुत सारे रिश्ते भी आए थे। वही अंकित सर का, पहले मैं बहुत परेशान था, मुझे कोई शादी का रिश्ता नहीं आता था, फिर मैंने गेट की R1 निकाली। जब पूरा डिस्कशन चल ही रहा है, रामानंद सर ने भी एक चीज बोला कि यार एप्टीट्यूड, और एक चीज बता देता हूं दोस्तों, जैसे सर की रैंक 130 कितनी थी, 159 रैंक थी, तो बड़े मासूम तरीके से एकदम अंकित शर्मा सर बोल के निकल गए कि यार मैं बोले कमजोर स्टूडेंट था, पर कमजोर स्टूडेंट होने के बावजूद ऑल इंडिया रैंक तो मुझे नहीं पता, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया, उसके अंदर जॉब किया, और फिर सर ने फाइनली उसको क्विट किया। तो सर एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चों की तरफ से। सर
ये जो आपने जो शादी करी है सर, वो जॉब के टाइम में करी या जॉब छोड़ने के बाद करी या जॉब से पहले करी? सर शादी मैंने गवर्नमेंट सर्विसेज के बाद करी है, बट उससे पहले हाँ नहीं, उस बीच में ही सर, वरना होती नहीं शादी। सर टेंशन में आ गए हैं, ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स, एक सिविल से भी खतरनाक क्वेश्चन पूछ। सर आप एक बार और बता दो, वरना भाभी जी बोलेंगे आपको याद नहीं है एग्जैक्टली तारीख। नहीं सर, तारीख और सर तारीख भी याद है। दूसरी बात सर, लव मैरिज हुई अरेंज? सर अरेंज हुई थी। अच्छा। क्योंकि सर मेरा तो फिक्स था, मेरे साथ तो क्या था सर, मतलब नॉर्मली जनरली हर जॉब वाले के साथ होता है कि जब भी कभी शादी, आप प्राइवेट जॉब में होते हो तो ज़्यादा रिश्ते नहीं आते, या फिर आप जॉबलेस होते हो तो रिश्ते तो बिल्कुल ही नहीं आते। फिर हमारे बिहार में क्या होता है सर, एक ट्रेंड चलता है, पहले क्या करता है, जॉब लेता है आदमी, फिर शादी करता है, उसके बाद छोड़ देता है। और आज मेरे ससुर जी का सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ सर। ये मैं नहीं बोलूंगा, इतनी हिम्मत नहीं है। और सारी चीजें जब गेट के इतना डिस्कशन चल रहा है, सारे धुरंधर की बात चली है, तो यार एक और जबरदस्त चीज है, जैसा रामानंद सर ने बताया, एप्टीट्यूड। गेट इज जस्ट एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड और मैथ्स, इन दोनों का जो वेटेज है ये गेट में सबसे ज्यादा है, राइट। और जब मैथ्स की बात हो रही है तो जो मैथमेटिशियन है हमारे सामने राहुल जोशी सर, उनसे भी डिस्कशन करते हैं कि मैथ्स को किस, क्योंकि अभी तक का नजरिया ना सर गेट का, मतलब मैं नॉर्मली जो मैं बच्चों को देखता हूँ, आप लोग भी बताइएगा, क्वेश्चन आया इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आया इसके, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन के ये 5 अप्रोच है सॉल्व करने का। क्या मैथ्स को ऐसे ही पढ़ना चाहिए गेट के लिए कि किसी और तरीके से? देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स जो गेट इंजीनियरिंग मैथ्स आता है वो बहुत हल्का है सर, बहुत बहुत आसान है। उसका पर्पस ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका पर्पस कुछ और है वहाँ पर, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग को समझना है। वहाँ क्वेश्चंस तो आप सारे कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे तो क्या करते हैं कि ऑप्शंस अगर आते हैं तो उनसे ऑप्शन मैच करके किसी भी तरह क्वेश्चन निकाल लेते हैं। बात यहाँ पर क्वेश्चन निकालने की नहीं है या क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि अगर आप सर सिविल के पेपर हों या इलेक्ट्रिकल के पेपर हों या मैकेनिकल के पेपर हों या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी इंजीनियरिंग के किसी भी पेपर को आप उठाएंगे तो वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज दिखाई देगा सबसे ज़्यादा। क्यों? अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो आप फिर इंजीनियरिंग ही नहीं समझते। इसीलिए सर आपने देखा होगा जब आप लोग टीच करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो बच्चों को वहाँ भी आपको मैथ बतानी पड़ जाती है। एग्जैक्टली सर। क्यों? जबकि वहाँ पर आपको मैथ्स नहीं बताना है, उसको पहले से पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अगर वो चीज़ें पता होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से इंजीनियरिंग को समझ भी पाएगा, नंबर भी ला पाएगा, और टेक्निकल पेपर में भी उसका बेनिफिट बहुत है। बिल्कुल। वो बच्चा मिस करता है बहुत ज़्यादा, और बच्चा ये समझता है कि मैं क्वेश्चन लगा लूँ, ये कर लूँ, उससे क्वेश्चन तो लग जाएंगे, 15 मार्क्स भी आ जाएंगे। वो बहुत सारे टीचर करा रहे हैं यूट्यूब पे कि किसी भी तरह आप लिमिट सीखिए, ये सीखिए, वो सीखिए। बात काम यहाँ नहीं है कि आपको लिमिट निकालना इंपॉर्टेंट है या आपको इंटीग्रेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। आपका काम है कि इंटीग्रेशन और लिमिट का इस्तेमाल कैसे करना। एग्जैक्टली। राहुल सर, इसमें जैसे मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक सिलेबस ही है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल हम लोग सर। के कोर्सेज में चलता है कि भाई मैथमेटिक्स इतने दिन बाद स्टार्ट होगी, ये होगा। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जैसे कि मान लो हम नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, सर कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं, या हर डिपार्टमेंट अपना अपना कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो जो एक बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है जो सब जगह फुलफिल हो सके किसी अदर सब्जेक्ट के लिए। एक्चुअली अभी बच्चा जो पढ़ रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक अपना सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, हर जगह वही मैथमेटिक्स आती है। आज मैं पढ़ा रहा था यूलर्स आइडेंटिटी आ रही थी उसके अंदर, उसके अंदर टेग्नोमेट्री आ रही थी। अब बच्चों से बोल रहा हूँ आर कॉस थीटा आ गए तो बोल रहे कैसे निकला ये चीज, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ प्लान हम लोग नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा एक बेसिक सा एक कोर्स हो जो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। एक बार सर ये भी पहले बताइएगा सर कि बच्चों को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए क्या मैथ्स की क्या क्या चीजें चाहिए होगी? मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। 2012 और 10 तक मैं समझता था कि मैथमेटिक्स जो है सिर्फ सवाल लगाने तक है सीमित, कि जो व्यक्ति सवाल अच्छे से लगा लेता है या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया वो मैथ्स समझ लेता है अच्छे से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर आपको मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से समझना है तो आपको बहुत समय देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत। क्योंकि अगर आप उसको ग्रेस्प करते हो तो आप कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से समझ सकते हो। अब जैसे सपोज दैट आप अभी बता रहे यूलर्स इक्वेशन, अगर व्यक्ति को ये सब चीज़ें पता हैं तो सर लोगों को बहुत कम समय लगेगा पढ़ाने में और आप अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे। तो हमने अभी सर से बात कर रहे थे, रामानंद सर से और अंकित सर से, चंदन सर से, पंकज सर से, कि एक फाउंडेशन सीरीज़ हम शुरू करें जिसमें मैथमेटिक्स के जो भी बेसिक 10th के बाद भी जिसने 10th में मैथ्स सही ढंग से नहीं भी पढ़ा है वो भी इंजीनियरिंग को समझ पाए। जैसे हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर रूट सॉल्व करना नहीं आता है बच्चों को
क्योंकि हम तो 12 साल से पढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारी कमियां मैथमेटिक्स में हैं। अगर मैथ्स को आप अच्छा करते हो तो नंबर तो पाओगे ही आप अच्छे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। करेक्ट सर। आपको बहुत कम ही दिमाग लगाना है किसी टेक्निकल पेपर में। आप करते क्या हो, सपोज दैट मैं ये समझाता हूँ एक बात। अगर मान लीजिए मैं फ्लूइड मैकेनिक्स सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अगर आपने नेवियर स्टोक इक्वेशंस पढ़ा, वहाँ पर क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अगर आपको वो अनुभव है नहीं है तो यहाँ पर फिर रटना हो गया, फिर सर के लिए भी बोर्डम है आपको पढ़ाना। फाउंडेशन बहुत जरूरी है। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए जब हम 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें इंजीनियरिंग नहीं पूछता है, वो उसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूछता है। अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है बेसिक, तो आप बैटरी कैसे समझोगे? वैसी ही बात हो गई। तो मैथ्स का सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने इंग्लिश से एमए कर लिया, लेकिन मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसा करने से? हम इससे बेहतर है कि मैथ्स पहले देखें, समझें, तब हम बाद में अप्लाई करें। और हम एप्लीकेशन अगर समझ जाते हैं तो आप ये समझिए बहुत कुछ चीज़ें समझ गए आप, राइट? अब मैं अंकित सर को दूंगा और अपने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में सर बताएंगे कि मैथ्स का कितना रिक्वायरमेंट। सर बेसिकली यहाँ पे मैं आपकी बात में एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। सर मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, लोग इसको सब्जेक्ट के मायने से देखते हैं, बट सर अगर असलियत में अगर बात करें तो सर इंजीनियर्स की एक भाषा है, भाषा, बिल्कुल। अगर आपको ये नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल आपको फील करना पड़ेगा मैथमेटिक्स को, अदरवाइज चीजें नहीं समझ में आएगी। आप कुछ लिख ही नहीं सकते। लिख नहीं सकते। और दूसरी चीज सर, बेसिकली आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? डिफरेंशिएशन के पीछे का रीजन क्या है? थोड़ा आजकल आप YouTube पे, आप जो भी, मैं किसी के विषय में कहना नहीं चाहूँगा और मेरा कोई राइट भी नहीं बनता है कहने का, ये राइट बच्चों का है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि जो व्यक्ति बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करता है और बहुत अच्छे से पढ़ाता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, कैसे 100 से ज़्यादा फैकल्टियाँ होंगी पूरे देश भर में जिन्होंने मैथ्स का सिस्टम ही बदल दिया। उनको लगता है मैथ्स अपना प्राइवेट मैथ्स डेवलप कर रखा है। प्राइवेट मैथ्स हाँ, डेवलप बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं बिल्कुल खुले बोलना चाहूँगा कि बहुत ही एकदम प्राइवेट मैथ्स डेवलप कर रखा है। कुछ भी इंसान बोलता है, जैसे मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, मेरे को एक लोग सर हमें लगता है अब ये जो आप बोले हैं ना सर, अब ये YouTube पर आप आके ना इसको गलत साबित करो। मैं गलत बिल्कुल बस इतना ही साबित होना करूंगा, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मैं सर? क्योंकि बच्चों के लिए ना आजकल ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना कि चीजें बहुत कुछ है लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पा रहे कि सही है गलत है। तो आप सर इसको प्लीज जल्दी स्टार्ट कराइए। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, इसीलिए मैंने PW ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की ये बेस्ट टीम बैठी हुई है। और जहाँ पर भी जिस भी कुछ बेस्ट टीम दिख रही है और कुछ बेस्ट टीम सर है, बिल्कुल। मेरे तो यहाँ है और बच्चों के भी यहाँ है सर, बिल्कुल सबके यहाँ है। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि आप लोग मैथ्स पे बहुत ध्यान दें, और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना प्राइवेट जो मैथमेटिक्स कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम मत करें अपने आप उसको पब्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर अपना बर्बाद कर रहे हो। आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो और आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन सर ये मैथमेटिक्स तो पढ़ लेंगे बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जो हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हमें जो आजकल जो प्रिपरेशन प्लान, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कैसे उनको चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें लगता है जहाँ सर इसके ऊपर डिस्कशन। इससे पहले मैं एक बात और ऐड करूंगा। अंकित सर कुछ बोलना चाह रहा है। अप्रूव सर का भी मैं देख रहा हूँ, अप्रूव सर काफी कुछ मन में दबाए बैठे हैं। नहीं, वो मैथ्स को पब्लिक कराने के लिए बैठे हैं। एक बात में बस छोटा सा मेरा किस्सा एक ये ऐड करना चाह रहा हूँ। सर कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर अच्छे बच्चे और साधारण बच्चे में फर्क क्या है? तो सर मैं आपको एक बहुत छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा जो बच्चा है वो सवाल के बाद जो पहला इक्वेशन लिखा जाता है वहां तक वेट करता है, क्योंकि उसके बाद केवल मैथमेटिक्स से बिल्कुल। और जो साधारण जो बच्चा है सर वो उस मैथमेटिक्स में परेशान है, तो उस मैथमेटिक्स के घटाव जोड़ गुणा भाग में परेशान है, और वो कभी वो पहली इक्वेशन तक नहीं पहुंच पाता, उसका ध्यान ही नहीं पहुंचता। बेहतरीन बात बोली सर, यहाँ पे मैथमेटिक्स का रोल है। बहुत सारे बच्चे सर कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छे से पता है तो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने की बहुत ही कम जरूरत ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मैथ्स पढ़ के छोड़ दो, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने हैं, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ने की। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप मैथ्स पढ़ाएंगे और हम सब क्या करें फिर? हम आपके लिए सहूलियत देंगे बहुत ज्यादा, पहले से प्लान तैयार कर दिया आपका इस वर्ड से सर मतलब मैं टेंशन में आ गया सर। मेरे 2 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे। नहीं मतलब आप यहीं पर रहेंगे गेट वाला। सर उन दोनों बच्चों को भी सर मैथ्स पढ़ाएंगे। सर मैं बिल्कुल मैं पढ़ाने को रेडी हूँ सर, बिल्कुल रेडी। उनको भी टुक टुक को सर को वो नाम भी याद है।
एक और चीज सर जो मेरे पास बार बार बच्चों का मतलब हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट आ रहा है या टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, वो सारी चीजें कि सर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अब शुरुआत करूंगा, क्या मेरा गेट निकल जाएगा? या मैं 2025 के लिए अभी से प्रिपरेशन करना मेरे लिए सही समय है कि नहीं है? तो सर एक तो समय कब उपयुक्त होता है, कौन से ईयर के लिए, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो एक बार पंकज सर आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए। देखिए सर, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत तरीके की होती हैं, सब अलग अलग तरीके रोज यूट्यूब पे फ्लोट कर रही, पागल हो जाते हैं हम भी देख देख के, कितनी सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो एक भी नहीं कर रहा है बच्चा। मतलब ऐसा भी चलता है सर कितनी बार 60 डेज प्रिपरेशन स्टडी, फिर थोड़ी देर बाद 50 डेज प्रिपरेशन स्टडी। सर वो हम लोग गलत नहीं करते, जैसे जो वीडियोस हम लोग भी लाते रहते हैं, प्रिपरेशन 4 महीने कैसे हो, 5 महीने कैसे, हम तो इसलिए देते जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन दिया तो हमने देखा कि इतने दिन अब बच गए, तो वो बच्चे क्या किए, फिर उनको अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो तो हमको उनको ध्यान में रख के बनाते वीडियो। लेकिन बीच बीच में जो नए नए बच्चे आते हैं वो हमेशा एक नई नई प्रिपरेशन ढूंढते रहते हैं। आज चंदन झा सर ने बता दिया, कल विनोद सर ने बता दिया, जो तभी सर ने पॉइंट भी उठाया था कि रोज नए नए लोगों की रोज तरीके प्रिपरेशन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि वो किसी भी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, चाहे वो आइडियल हो नॉन आइडियल हो, एटलीस्ट पढ़ना पहले जरूरी है कि आप उस पर स्टार्ट करो उसको, और एक सिस्टमैटिक ढर्रा होना चाहिए कि भाई हमको ऐसे ही से करना है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस बुक को देखो सर, ये हमारी जैसे PYQ की बुक है, इस बुक को देखो, इस बुक को डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने किस तरीके से सोचा। हमने पहले प्लानिंग किया, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कि भैया हमको कैसे कैसे डिजाइन करना है, हमको क्या क्या पॉइंट रखना है। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास मार्केट बुक्स हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या मिसिंग कंटेंट है उसके अंदर, क्योंकि अगर हम भी एग्जैक्टली वही चीज दे देंगे तो इसका मतलब हमने इंप्रूव क्या किया उसके अंदर, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया, हम भी उसी तरीके की चीजें प्रोवाइड करने के लिए चले गए। तो सेम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि जब कोई चीज भी बनाई जाती है, आप करते हो तो आप पहले प्री प्लान करते हो, फिर उस पर एक एक पार्ट पर आप एग्जीक्यूट करते हो। तो इस बुक में जैसे हम लोगों ने क्या क्या किया कि भैया पहले हमने देखा किस तरीके के बुक्स मार्केट में है, उसको हमने एनालाइज किया, हम डिफरेंट कैसे करेंगे। फिर हमने कहा रेलेवेंसी कहां पे होगी, कितने साल के पेपर हमको रखने चाहिए, वो हमने देखा कि भाई इतना रेलेवेंसी होगी। फिर हमने देखा कि भाई इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, वीडियो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कंसेप्ट को कितना एम्फेसाइज हमको करना चाहिए, और छोटे छोटे क्वेश्चंस के वीडियोस को कितना एम्फेसाइज करना चाहिए, वो हमने देखा इसके अंदर। तो एक पूरा प्लान आउट करके बच्चे को एक रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है। पेड बैचेस में इसको बहुत अच्छे से इसीलिए फॉलो कराया जाता है क्योंकि हम लोग उसको पहले प्री प्लान करके बैठ गए हैं कि पहले लेक्चर, फिर DPP, फिर वीकली टेस्ट, एक ये सीक्वेंस उसी में घूमता रहता है, राउंड राउंड घूमता रहता है, और इसी तरीके से बच्चा एक अच्छा प्रिपरेशन कर पाता है। बिल्कुल, यही एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है। पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर पढ़ो, फिर रिवाइज करो, फिर नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो। नोट्स तो बन गया ना सर एक बार? इस नोट्स सर, शॉर्ट नोट्स सर नए नए जो कंटेंट आएगा वो फिर से बनाना पड़ेगा उनको, अगला सब्जेक्ट जो किया उसने। तो ये राउंड चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है सर। यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। इसी को आप 15 दिन बोलो, 30 दिन बोलो, 1000 दिन बोलो, कितना भी करो आप, रहेगा यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मेरा सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो सीधा रामानंद सर से। लगभग 9 महीने बचे हैं, 9 महीने गेट के प्रिपरेशन को बचे हैं। क्या 9 महीने में बच्चा आज की डेट में अगर शुरुआत करता है, क्या वो अंडर 100 रैंक ला सकता है? यस सर, अगर 9 महीने में बच्चा सिंसियर हो जाए, एक कहने का मतलब है ना कि बच्चा अभी सोच रहा है कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, फिर 15 दिन बाद प्रिपरेशन बंद कर देगा, तो उसके लिए तो सर कभी भी शुरू कर दो तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ठान ले कि मेरे को अब सिंसियर होके 9 महीना लग के गेट के सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना है, तो सर अगर भोज कुमार पटेल 3 महीने में कर सकता है तो बच्चे 9 महीने में कर ही सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बस सर, वो बार-बार आप dedication भोज का चाहिए। नाम बहुत ले रहे हो सर, आप, मैं नोटिस कर रहा हूँ। हाँ। और सर मैं ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का जैसे पंकज सर बात कर रहे थे, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट और बोलना चाहूँगा मैं। जैसे कई बार क्या होता है ना सर, मैं एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो सर उसमें हर साल बच्चों का रैंक आता है। अब उसमें किसी के रैंक 1 है सर, उसका कुछ इंटरव्यू सेशन हुआ होगा तो वो अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताता है। कोई रैंक 2 है, वो अपना एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएगा। रैंक 100 है, वो भी बताएगा। सर सब बच्चे रैंकर्स हैं, मतलब एक स्ट्रेटजी को फॉलो किए हैं, लेकिन सर सबकी स्ट्रेटजी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। हर कोई स्ट्रेटजी बताएगा तो सर उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। अब बच्चे क्या करते हैं सर कि आज रैंक 1 का स्ट्रेटजी देखे, अरे सर रैंक 1 लाना है तो अब ये स्ट्रेटजी करना चाहिए, तो अगले दिन से उसमें लग जाते हैं। फिर 5 दिन बाद इंटरव्यू आके रैंक 10 की स्ट्रेटजी आई तो उसमें लग जाते हैं। तो ये चीज बच्चों को नहीं करना है, बच्चों को एक स्ट्रेटजी में स्टिक रहना है। अदरवाइज होगा क्या सर, रोज उनका स्ट्रेटजी बनते रहेगा, रोज स्ट्रेटजी चेंज करते रहेगा। मैं चंदन सर एक बात बोलना चाहूँगा बहुत देर से पंकज सर के बारे में। अभी सर ने बताया कि आप चीज़ों को सुनो,
समझो, यही बताया आपने, और फिर मेमोराइज करो। अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे ना, तो इससे बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है कोई, क्योंकि आपके परमानेंट मेमोरी में कोई भी चीज़ ऐसे ही पहुंचेगी। नहीं नहीं सर, रामानंद सर की बात बिल्कुल सही थी। इन्होंने बोला पहले रैंक 1 की स्ट्रेटेजी वो देखता है, फॉलो करता है, उसका प्लान होता है कि रैंक 1 लेके आऊंगा। उसके बाद वो 10 दिन के बाद उसको पता चलता है कि यार रैंक 1 तो नहीं आ सकती तो रैंक 10 की देखता है। फिर उसके बाद फिर रैंक 100 की देखता है, फिर 1000, फिर देखता है क्वालीफाई कैसे हो सकता है। हाँ, 10 दिन बाद वो देखेगा, पढ़ेगा नहीं तो वही होगा। गेट को क्वालीफाई कैसे करें। एक सर, एक और बहुत जनरल मेरे पास अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ। एक बच्चे का टेलीग्राम पे कॉल आया, राइट। टेलीग्राम पे आपको बता दूं कॉल की फैसिलिटी, आजकल बच्चे जो है ना सर वो सीधा कॉल भी करने लग गए। तो उसने कॉल पे जाके पूछा कि सर मैंने ये सोचा था कि प्रिपरेशन मैंने सब कुछ देख लिया, सारी स्टडी मैंने रिसेंटली अभी एक स्ट्रेटजी वाला लिया था वीडियो। बोला सर मेरे को ये समझ में आ गया, इतना पढ़ना, ये पढ़ना, मैंने टारगेट बना दिया, मेरे को डेली 6 घंटे पढ़ना है। बोला सर मैंने अभी 10 दिन से मैं 6 घंटे पढ़ रहा था, आज मैं नहीं पढ़ पाया, कल वापस से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, पर सर जो आज नहीं पढ़ पाया उसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो गया हूं, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बड़ा सिंपल सा बोला, मैंने कहा यार कभी स्ट्रेट लाइन देखा तूने कभी जिंदा आदमी की, हार्ट की? बोला नहीं। बोला अगर वो होगा तो वो जिंदा ही नहीं होगा। अगर तू जिंदा है, तू पढ़ रहा है, तो तेरी लाइफ के अंदर भी प्रिपरेशन में बार बार ऊपर नीचे आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज को कंसिस्टेंट रखना। अगर इस तरीके से जो रियल प्रिपरेशन होती है, कभी ऐसा नहीं कि आइडियल तरीके से चलता है, कभी तुम 6 घंटे भी पढ़ोगे, कभी 5 घंटे पढ़ोगे, कभी 4 घंटे पढ़ोगे, कभी 10 घंटे भी पढ़ोगे, बट हाँ एक ऑन एन एवरेज चीज जो कंटेंट आपने सोचा उसको बना के मेंटेन करने की जरूरत है। एक तो और एक चीज से मुझे समझ में आया सर, अप्रूव से मुझे आप बताइएगा, क्योंकि आप बीटेक, जहां की मुझे पता है सर आप बीआईटी से बीटेक है ना, बीआईटी भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद मास्टर से आपका आईआईटी खड़गपुर से। तो सर आपने भी अपनी एक स्ट्रेटजी फॉलो की होगी, क्योंकि सर वो बीआईटी मेरे ख्याल से प्राइवेट ही कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज से आप आईआईटी का टैग, आईआईटी खड़गपुर अपने आप में बहुत ही तगड़ा कॉलेज है। तो सर आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, और बीआईटी से जब आपने, बहुत अच्छा कॉलेज है बीआईटी पे, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और एमटेक के बाद जो आपने आईआईटी से किया उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया? सर जो एक चीज़ इससे पहले भी डिस्कस हुई थी कि जैसे रामानंद सर ने अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया कि प्रिपरेशन के टाइम में ना आप स्ट्रैटेजी कोई भी फॉलो करो, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना फर्स्ट डे से ही कि मेरी रैंक आ पाएगी, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो आपका रैंक नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है ना कि मेरी रैंक आ जाएगी, और फिर आप कोई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, तो आपकी रैंक आ जाएगी। आपको हमेशा ये सोच के रखना है अपने दिमाग में कि अगर मैं तैयारी करूंगा, अगर मैं पढ़ाई करूंगा, अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, अगर मैं अपने टीचर्स के बताए हुए सारी चीज़ें फॉलो करूंगा, तो मेरी रैंक आ जाएगी। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं हूं कि मेरे कॉलेज में है ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे पहले गेट निकाला था, मेरे सीनियर्स थे काफ़ी, उनमें कुछ लोग जो हैं वो सिंगल डिजिट रैंक भी लेके आए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना, उससे पहले मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लूँगा। बट जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने अपने सीनियर्स को देखा ना कि अगर ये लोग मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इनको भी वही रिसोर्सेज मिले हैं जो मुझे मिले हैं, अगर ये लोग सिंगल डिजिट रैंक लेके आ सकते हैं तो मतलब मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। उस कॉन्फिडेंस के साथ जब मैंने पढ़ना चालू किया ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को बहुत बेस्ट रिसोर्सेज मिले उस टाइम अपने गेट की प्रिपरेशन के लिए, मैंने बेस्ट कोचिंग से पढ़ाई की या मैंने बेस्ट बुक से पढ़ाई की, लेकिन मैंने उस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई की कि मैं भी रैंक लेके आ सकता हूँ, और मैंने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, मेरी रैंक आई। फिर जब मैं वहाँ से आईआईटी खड़गपुर पहुँचा, तो आईआईटी खड़गपुर पहुँच के जो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज जो मुझे दिखा वो था माइंडसेट में। मतलब हम लोग जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ के बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत सीमित होता है, मतलब उनकी सोच बहुत सीमित होती है। वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, करियर ऑप्शंस लोग 1-2 ही लेके चलते हैं कि भाई ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद हम ये कर सकते हैं। जब मैं आईआईटी पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि हर किसी के पास कई अलग अलग टाइप के करियर ऑप्शंस है, लोग इतने डाइवर्स थिंकिंग के साथ वहाँ पे थे ना। कुछ लोगों को आईआईटी में पढ़ने के बाद भी फिल्मों में जाना था, कुछ लोगों को ड्रामा स्कूल में जाना था, कुछ लोगों को सिविल सर्विसेज में जाना था, कुछ लोगों को साइंटिस्ट बनना था, कुछ लोगों को कुछ करना था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे। वहाँ लोग इतने डाइवर्स थे। तो वहाँ जाके मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो, जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता इतना कॉन्फिडेंस। तो वो एक माइंडसेट मेरा वहाँ चेंज हुआ, और शायद उसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं आईआईटी खड़गपुर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था महिंद्रा एंड महिंद्रा में। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन मेरा सपना यही था कि मैं टीचर बनूं, जो मुझे नॉलेज है वो मैं बच्चों को बांट सकूं। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस जॉब छोड़ने का ना वहीं से मिला। वहाँ आईआईटी खड़गपुर में जो मैंने अपने दोस्तों को देखा, उसी से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि भाई मैं
जॉब छोड़ के भी अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अगर ये मेरा पैशन है तो मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ. सो दैट वाज द बिगेस्ट चेंज आई थिंक जो मुझे खड़गपुर के बाद मिला. बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी सैलरी के बाद आपने छोड़. सर सैलरी अभी ज़्यादा है कि कम है उससे? सैलरी सर ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी क्योंकि ये बात 10 साल 12 साल पहले की है. लेकिन बात ये है कि अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो तो सैलरी शायद आपका प्रायोरिटी नहीं होगा. इसी वजह से सर आपने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज इसी वजह से छोड़ा था? हाँ सर, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज इसीलिए छोड़ा था सर. बेसिकली मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था. बेसिकली काफ़ी बच्चे बैठा करते थे मतलब, और सबसे बड़ा एक जो किक ये मिलता था कि मतलब अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि यार ये लोग पैसे दे के मुझे सुनने आए हैं. वाह मतलब ये आपने बहुत ही क्रांतिकारी बात बोली है सर. जी सर. बट सर एक सर की बात जो कॉन्फिडेंस पे है, मैं उस पर एक बात ऐड कर रहा हूँ. आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. देखिए बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे सर कि ना मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान. तो वही सर बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस से आता है. और सर अगर आप अपने टीचर को, अपने सब्जेक्ट को मान रहे हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा तो होगा आपके, और अंदर से फील आएगा. और सर डेली अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे. मैं अपनी तैयारी में जब था तो सर डेली टूटते थे और डेली अपने आप को जोड़ते थे. रात तक पूरे टूट जाते थे कि मतलब उसी कमरे में पैर कहीं है, हाथ कहीं है, मतलब बिखरा हुआ होता था शरीर, शिथिल हो जाते थे. बट सुबह उठ के अपने आप को हिम्मत से जोड़ते थे और फिर लगते थे. सर को अमरता का वरदान था. अप डाउन होता रहता है सर. आपको वो कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, हर एक के साथ होता है. और यही आपको बेसिकली आप सर ये देखिए, आप गेट का डेटा कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग अपीयर होते हैं, उसमें कितने लोग सीरियस होते हैं जो क्वालिफाई होते हैं, और उसमें कितने लोग 50-60 से ऊपर नंबर लाते हैं, वो सब सीरियस लोग हैं. तो फॉर्म तो सब लोग शौक में भर रहे हैं, ठीक है, बट पेपर आते आते वो शौक जो था वो शौक में बदल जाता है. बिल्कुल. हिंदी का शौक और अंग्रेजी का शौक. बट वो डिफरेंस जो है ना, वो कॉन्फिडेंस है. ये है सर. वही तो सर मैं भी यही मुझे लगता है कि ये जो लगभग 30% बच्चे ऐसे होते हैं, 20 to 30%, वो फॉर्म तो फिल कर लेते हैं पर देने नहीं जाते. सर एक चीज मैं इस बात पे, सर की बात से मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिला. जैसा मैं बोल रहा हूँ कि सर बोल रहे थे मोटिवेशन क्या है गेट के लिए. बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन क्या है. तो एक अनकट बिल्कुल दिल के अंदर से, वो सेशन वगैरह में तो हम बोलते हैं कि ये मेरा मोटिवेशन था, ये मेरा मोटिवेशन था, बट जो ट्रू मोटिवेशन है, जो आप सबके सामने जो टीचर्स बैठे हैं, एक बार मैं सबसे जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं यार अब तो मैं गेट करूंगा, या अब तो मैं बस क्रैक करके ही रहूंगा, वो मोटिवेशन सर मैं एक बार जानना चाहता हूं. मतलब सर मेरे पिताजी का एक ताना था कि जिन्होंने कह दिया था कि तुमसे जीवन में कुछ ना हो पाएगा, तो सर उनको प्रूव करने के लिए एग्जाम निकाला, उसके बाद छोड़ दिया. सर मेरे लिए तो मोटिवेशन जो था वो पैसा था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थे, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस किया था. तो एक मोटिवेशन था कि अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैसा कमाऊं और वो सारी चीज़ें कर सकूं जो मैं उस टाइम नहीं कर पाया. ये मेरे लिए मोटिवेशन. रमान सर आप बताइए पहले. सर मैं अगर अपना मोटिवेशन बताऊं तो जैसे मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से था, तो मेरे को ये पता था कि जब मेरा बीटेक कंप्लीट होगा तो हो सकता है मेरा प्लेसमेंट बहुत अच्छा ना हो. और मेरे अंदर हमेशा से एक था सर, जैसे मैं कभी सर ड्रॉप में विश्वास भी नहीं करता था कि मतलब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिला मैंने ले लिया. और दूसरा चीज़ मेरे अंदर एक ये था कि सर मतलब मैं जब इंजीनियरिंग करके निकलूँ सर, तब तक 21-22 साल का उम्र हो जाता है, उस समय तक आदमी शादी के लिए एलिजिबल हो जाता है. तो अगर उसके लिए एलिजिबल है तो मतलब एक होना चाहिए ना कि सर उस इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनो. सेल्फ डिपेंडेंट मतलब या सेल्फ मतलब फटाफट शादी कर लो? नो नहीं सर, शादी तो 7-8 साल बाद हो. सर ये था मेरे अंदर कि मतलब मैं जब भी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूँ तो सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ. मतलब अभी तक मैं जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं पैसा घर वालों से मांगते आया हूँ, बट ये होना चाहिए कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अपने कमाई के दम पे घर वालों को कोई चीज़ के लिए सपोर्ट कर सकूँ. बस वही अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सर मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन था वो, मतलब गेट की प्रिपरेशन करने के लिए. और वो एक तक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मेरे को और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी कभी. बहुत ही बढ़िया. पंकज सर थोड़ा आप अपने बारे में बताइए. मेरा जो मोटिवेशन था वो मतलब मेरे पिताजी जो थे, मेरे फैमिली में एक्चुअली सभी लोग बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं और सब कोई न कोई AS है, कोई न कोई IPS भी कर रखे हैं. तो मेरे यहाँ क्या था, मैं 9th 10th 11th 12th में बड़ा मेधावी छात्र था.
मैं जीआईसी इलाहाबाद से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलते किसी को, मतलब 9th-10th रैंक आपकी 10वीं में आए तब जाकर 12वीं में आपको एडमिशन मिलता है, मतलब 11th-12th में। तो मैं बड़ा मेधावी छात्र था, गजब का करता था, 12th में भी गजब की रैंक लेकर आया, 10th में भी यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा रैंक लेकर आया। उसके बाद जब मैं बीटेक में गया ना, तो मैं बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मतलब 3rd डिविजनर हूँ बीटेक का। तो बीटेक मुझसे नहीं हो पाया, मैं अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, दोस्ती यारी, नई नई चीज़ें देखा, सब कुछ, तो अलग डायरेक्शन में चला गया। तो मेरे पिताजी ने एक बार मुझको बोल दिया कि तू क्या से क्या बन गया, तू मतलब कैसा हो गया, तू टॉपर था, तू ये था, तू जीआईसी से पढ़ा, उस टाइम बहुत वैल्यू थी जीआईसी इलाहाबाद की, तू कैसा बन गया बीटेक में आके। तो उसके अंदर वो मुझे ना दर्द हो गया, बहुत बहुत गंदा मेरे ऊपर इम्पैक्ट आया उस चीज़ का। मुझे लगा कि पिताजी मेरी वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनकी इज्जत का क्या होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास क्या ऑप्शन ऐसा है कि मैं इसको प्रूफ कर सकूं, नहीं मैं वही पंकज हूं और वैसा मैं फिर से कर सकूं, तो इस बार और बड़ा करूंगा। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं ना एमटेक में ऐसा एक सेमेस्टर नहीं जाएगा ना जिसमें मैं पूरे कॉलेज का टॉपर ना बनूं। तो मेरा मोटिवेशन यहाँ था और मैं बन के दिखाया हर एक सेमेस्टर में, ऐसा एक सेमेस्टर नहीं जिसमें मैं टॉप नहीं किया। तो मेरा मोटिवेशन इससे ही रिलेट होकर आया था, अपनी फैमिली की वजह से, उनके तानों की वजह से, उनके प्रॉब्लम्स की वजह से। सही बात है। अभावी सर वो आविष्कार है। बिल्कुल सर, ताने बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं। मैं तो सर बच्चों से हमेशा, सर मुझे याद है मैं बरेली में एक बार क्लास ले रहा था, तो बच्चों से मैंने पूछा कि सब बताओ सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है। कोई बच्चा कुछ बोला, एक बच्चा बोला भोकाली, मैंने उसका नाम ही भोकाली रख दिया। यूपी में होता है ना थोड़ा भोकाल भी मोटिवेट, बट फिर मैंने बाद में उनको बताया कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है ना वो होता है बेइज्जती, लालच, अपमान। उस समय लगता है या तो जिंदगी खत्म या फिर वो चीज अचीव कर लो, और जब सर वो लग जाता है ना तो आदमी कोई भी अचीव। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मोटिवेशन ये था, अपने भाई की, आप लोगों के भाई की बहुत इज्जत थी समाज में, तो मेरे को ऐसा किसी ने कोई डिमोटिवेट नहीं किया। मेरा कैसे मिला वो मैं डिस्कशन करूंगा, पर पहले एक बार अंकित सर। नहीं सर, अंकित सर तो ऑलरेडी बता चुके हैं, शादी नहीं हो रही थी ग्रुप के। मुझे अंकित सर और रमानंद सर का थोड़ा मिलता जुलता। कॉलेज के गर्ल्स के ग्रुप ने कहा था कि ये नकारा लोग हैं। तो कुछ प्रूव करके दिखाना था। आज सर को खाना नहीं मिलेगा घर पे सर। आपका सर, आप बताइए सर। चंदन सर आप बताइए। अरे पहले सर बताएंगे सर ने क्वेश्चन पूछा था। सर बताइए, आप बताइए। सर मेरा मोटिवेशन जो था वो एक नहीं था, बेसिकली 2 मोटिवेशन थे। पहला मोटिवेशन था कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो वहाँ की लाइफ से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि यार इस चीज़ के लिए मैं बना नहीं हूँ, बिकॉज जैसा सर ने बोला कि मैं बहुत ही मेधावी छात्र होता था, मैं भी अपना मतलब अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में टॉपर्स में आता था, और मुझे हमेशा से लगता था, मतलब एक बार मैंने डॉक्टर कलाम को सुना था जब उन्होंने स्टार्टिंग में दिया था, उस टाइम मैं 9th क्लास में था, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला था कि मुझे कलाम जैसा बनना है। तो मैं 11th में ये ख्वाब देखता था कि मैं IIT क्लियर करूंगा, IIT खड़गपुर जाऊंगा, और मुझे ये भी पता था कि IIT खड़गपुर में एरोस्पेस 8 साल में हो पाता है। उससे पहले लोग 5 साल 6 साल में तो क्लियर ही नहीं कर पाते क्योंकि इतने बैक लगते हैं। बट आई वॉज रेडी फॉर दैट कि अगर मेरे को 8 साल में भी एरोस्पेस कर पाया तो मैं करूंगा। तो उस टाइम वो एक मोटिवेशन होता था, वो कहीं ना कहीं छूट गया। IIT में नहीं जा पाए, मरीन में चले गए। मरीन में जाने के बाद में 3 साल जब जॉब किया तो लगा यार यहाँ सड़ रहे हैं, यहाँ मजा नहीं आ रहा है। तो वो अपने आप को मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा कोसते रहता था कि यार इसके लिए मैं शायद नहीं बना। सही। दूसरा जो मेरा मोटिवेशन था, तो आई थिंक सब लोगों को शायद ना पता हो, गेट जब मैंने दिया था उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी। सो मेरी वाइफ जो है शी इज फ्रॉम माय कॉलेज ओनली। तो वो लव मैरिज सर? लव मैरिज है सर। तो टैलेंटेड है सर आप। नसीब वाला हूं सर। टैलेंट के साथ सर नसीब वाले भी हैं। मेरे कॉलेज में बस एक ही लेडी कैडेट थी, मतलब एक ही लड़की थी 120 बच्चों के बीच में। सही। मैं बहुत लकी हूं मैकेनिकल वालों के हिसाब से। सर एक चीज और बता देता हूं, मैं भी लव मैरिज करने वाला था सर, पर मैं जिससे करने वाला था उसने लव मैरिज कर ली। ये चंदन सर का मोटिवेशन था। तो मेरी वाइफ थी, वो बोलती थी कि यार तू इसके लिए नहीं बना, बिकॉज उन्होंने मेरे को 4 साल से कॉलेज में देखा था, उसके बाद में 3 साल मेरे को जॉब करते हुए देखा था। शी न्यू कि यार ये बंदे का दिमाग अलग है, इसका लेवल अलग है, ये नॉर्मल जॉब के लिए नहीं बना है। सो वो मेरे को हर दिन इंस्टिगेट करती थी कि तू कहाँ अपनी लाइफ खराब कर रहा है। बिल्कुल। तो ये होने के बाद में जब मैंने बहुत दिन हो गया कि यार बात तो सही बोल रही है, बात तो सही बोल रही है, बात तो सही बोल रही है, इसके लिए मैं नहीं बनाऊं, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब हो गया खत्म, अब नाउ आई विल डू समथिंग एल्स। डेफिनेटली। सर आपका भी थोड़ा मोटिवेशन मैथ्स को लेके, मैथ्स ही क्यों सर?
आप भी एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सर, और उसके बाद आप ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से मास्टर्स और उसके बाद आपने सर मैथ्स के अंदर अपने करियर को परस्यू किया। आपको क्यों मोटिवेट किया सर करियर मैथ्स के लिए ही सिर्फ? मेरे को टीचिंग बहुत पसंद है सर, मैथ्स एंड टीचिंग आर रन्स इन माय ब्लड। मेरे को इतना ज़्यादा ही पसंद है, मेरे को सिखाना बहुत पसंद है, स्पेशली मैथ्स। ओके वो बहुत सिंपल शब्दों में समझाई जा सकती है, बहुत ही सही तरीके से समझाई जा सकती है अगर आपको टीचर अच्छा मिले। जैसे हमको टीचर अच्छे नहीं मिले स्कूल में कभी भी, मतलब उसी तरह के मिले जैसे टीचर आज हम देखते हैं फॉर्मूला। टीचर अच्छे ही होते हैं सर, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की तो बहुत लंबे समय बाद समझ में आया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बोर्डम हो रहा है दिमाग में। आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो उसका समझ में नहीं आ रहा है, एसेंस समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो फिर खुद मगजमारी की, बहुत सारा पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, बुक्स पढ़ी, रेफ़र किया, बहुत सारी चीज़ें टीचर्स से मिले, इंडियन स्टैटिस्टिकल में बहुत सारे प्रोफेसर से मिले। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। फिर यही हमारा मोटिवेशन है। इंटरेस्ट वहीं से दिखता ना, ISI पहुंचना है अपने अपने बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ सीट्स नहीं है वहाँ। एग्जैक्टली। वहाँ पर अगर आप 100 बच्चे उनने पेपर दिया तो 100 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर एक भी उनका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो 0 सीट्स रहती है। क्योंकि मेरे जूनियर्स नहीं आए थे, जूनियर सिर्फ 4 थे बस। तो आपको हर साल वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। तो मैं अपने आप को कहूँगा मैं वर्किंग मैथ्स टीचर हूँ। मैंने एक बार पढ़ के वही नहीं पढ़ाता रहता हूँ, मैं कैसेट वही रिकॉर्ड नहीं करता रहता हूँ, ना चलाता हूँ। बिल्कुल, मैं वर्किंग हूँ। हर बार कैसेट चेंज करते हो। कैसेट अंकित सर जानते हैं कि मैं आज भी 5 से 6 घंटे पढ़ता हूँ। आज भी हमको 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ता है किसी भी क्लास को लेने के लिए। सर वो दिखता भी है सर, आपके एफर्ट में दिखता है। आप तो मुझे कितनी बार नोट्स व्हाट्सएप में दिखा करते हो। चुका हूं, अभी तो पेन पढ़ाऊंगा वो लाल बच्चों पीले को। हरे नीले 4-5 पेन से बना के। अभी सर एक चीज वो आप और दिखाते थे, वो कोई रस्सी लेके ऐसे काट के कुछ दिखाते हो, मैथ्स का जादू क्या है सर वो? मैथ्स मतलब फन है, आप किसी से भी सीख सकते हो। अभी बच्चों को बताएंगे। आप पूरी अर्थमेटिक जो है ना सर, जी सर, आप रोप से सीख सकते हो 10th क्लास तक की पूरी मैथमेटिक्स। ये क्लास में दिखाएंगे सर। मैं क्लास में जादू दिखाएंगे। आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप रोप्स का या टेंगल की मदद से आप पूरी अर्थमेटिक को सीख सकते हो। ऐसा कोई भी फॉर्मूला, ड्राइव, सब कुछ कर सकते हो। वो छोटे छोटे टॉयज भी तो थे आपके मैथ्स हाँ, के। मेरे बहुत सारे टॉयज हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे बाद में। वो बाद में अलग से डिस्कशन होगा। वो अलग से डिस्कशन होगा, उसके लिए अलग सेशन रख लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और दोस्तों जहां तक मेरी मोटिवेशन की बात करी, मैं बता दूं मैं बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं था, मैं खूब हाईली डिमोटिवेटेड था। आज के डेट में बहुत सारे मोटिवेशन सेशन लेता हूं, पर मैं कॉलेज में ज़्यादा कोई मोह माया से ऊपर उठा हुआ था। आराम से, मैं बताया था सर, मैं मोह माया में पहले पढ़ा हुआ था, उठा नहीं था। मोह माया में पढ़ा हुआ था तो उस चक्कर में मेरे बहुत सारी बैक लगती थी। फर्स्ट ईयर में मैं टैलेंटेड था, अच्छा था, टॉपर था। सेकेंड ईयर से मैं यही सब शुरू हो गया था सर। आप आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। दोनों बस यही डिफरेंस रहा कुछ टाइम। बट मुझे ये पता था मेरा जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रांग है सर। मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार के लोगों का ठीक है सर। बिहार से बोला है तो एक बिहार में एक मोटिवेशन होता है सर, करोड़ में होता है शादी के टाइम में। नहीं, वो सब सारा सीन नहीं था सर। बट बिहार में क्या था सर, मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हमारे पूरे खानदान का पहला इंजीनियर मैं ही था। राइट, मेरे पूरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं था। तो प्राउड तो होता था, पर बैक आती थी ये सिर्फ मेरे को पता थी, घर वालों को बताता ही नहीं था मैं, ये सिर्फ मेरे को आती थी। बट लास्ट में जब मुझे पता चला यार कोई मौका नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और गेट के लिए तो वैसे भी मैं इतना सिंसियर इसलिए नहीं था क्योंकि गेट का PSUs जो गेट से अटैच हुए वो बाद में हुए सर। पहले जो बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए गेट होता था, तो जो ऑलरेडी IIT NIT में पढ़ रहा होता था उसको ज्यादा कोई मैटर नहीं कर रहा होता था इन सब चीजों से। पहले कंपनीज प्लेसमेंट के लिए होता था, बट मेरे पर फॉर्म सब भरते थे। तो मेरे सारे दोस्त फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने भी उनके चक्कर में फॉर्म भर दिया। और जैसा रमानंद सर ने बोला, इट्स एप्टीट्यूड पेपर। तो 11th-12th में मेरी जो फिजिक्स था वो बहुत स्ट्रांग था, तो एक वो काम आ गई। और इंजीनियरिंग के सर अपने अधिकतर सब्जेक्ट नेटवर्क हो गए। अगर थ्योरम्स भी आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ज्यादातर फिजिक्स और एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें मिलाकर सर ठीक ठाक हिल गया मैं। हाँ, नो डाउट 2-2.5 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी, उसी के बेसिस पे मेरी 23 रैंक आई। और जो 26 रैंक आई थी वो इंस्ट्रूमेंटेशन में आई थी। और इंस्ट्रूमेंटेशन में 26 जो रैंक आई थी उसमें पंकज सर का बहुत बड़ा योगदान आया था, क्योंकि वो मैंने रिसेंटली लेके आया था। पंकज सर कुछ शायद याद आ रहा होगा आपको। हाँ, बिल्कुल याद आ रहा है। बहुत मेहनत किया गया है सर, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी लोग मेहनत करें। हाँ, और सर ने मुझे मेजरमेंट स्पेसिफिकली, सर को भी नहीं आता था पर मैंने सर को पुश किया क्योंकि मेरी मेजरमेंट के अंदर रैंक आई। मेजरमेंट सब्जेक्ट में सर ने बहुत सारी मदद करी मेरी। राइट, तो ये तो काफी कुछ हमने डिस्कशन किया इस चीज को लेके। लास्ट में जाते जाते सर बच्चों के लिए एक एक शब्द, राइट, जो आप अपने ब्रांच के बच्चों के लिए स्पेसिफिक बोलना चाहें। अंकित सर, सिविल के ब्रांच के लिए। सर मेहनत करिए, सिविल इंजीनियरिंग पढ़िए, सिविल इंजीनियरिंग समझिए, सिलेक्शन होके रहेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बस मेहनत करिए, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना सबका चाहूँगा। देखिए आप लोग मेहनत मेहनत वाला करिए, और ज़्यादा मोटिवेशन यूट्यूब पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए,
अपने आप मोटिवेटेड ही रहेंगे आप, ज़्यादा बेहतर। टेंशन में नहीं, जहाँ सर Motivation क्यों नहीं देखना? नहीं नहीं, मतलब यार, ज़्यादा सर मत देखिए, देखिए, सर की motivation- क्लास देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर जरूरी है। और मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम लोग हैं ही आपके साथ, तो आप मेहनत करिए, उससे आपका ही और सिलेक्शन मोटिवेशन होगा। का सोर्स सर सबके पास ऑलरेडी, अपने मम्मी पापा के पास देखो यार, जाके मिलो, ऑटोमेटिक देखोगे मोटिवेट हो जाओगे। सर ऐसा तो नहीं होगा ना, हम जब गेट का पेपर देने जाएंगे तो कोई वीडियो खोल के देख रहे हैं मोटिवेट है कि नहीं। करेक्ट। तो आप लोग अपना काम करिए, अपने आप मोटिवेटेड हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। बिल्कुल। मोटिवेशनल वीडियो जरूरी, पढ़ाई भी। आप मोटिवेशन तब देखिए जब अपने आप को लो फील कर रहे हो, कभी ऐसा लगे कि आपका बहुत वर्क हो गया है पूरे दिन भर में, तब आप देख लीजिए मोटिवेशन। वरना ऐसा नहीं है आप 5-6 घंटे सिर्फ मोटिवेशन ही देख रहे हैं। हाँ, फिर मोटिवेट होके सो रहे हैं। आज मोटिवेट हो गया, आज मोटिवेट कल हो से गया हूं पढ़ाई मैं करूंगा। अच्छे से, तो ऐसा नहीं करना अरे है। सर, एक बच्चा, मोटिवेशन से याद आया, एक सेशन ले रहा था, मोटिवेशन का ही सेशन ले रहा था, उसमें मैंने बोल दिया कि ये सब सोशल मीडिया ये सब बंद कर दो। राइट, सर भी मेरे साथ थे सेशन में। उस बच्चे ने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये आखिरी मैसेज आपको क्या, मैं आज के बाद सब डिलीट कर रहा हूँ। फिर वो कुछ हो गया, फिर पता नहीं क्या, फिर 10-15 दिन बाद उसने वापस किया, अरे सर सॉरी, मैंने तो यूट्यूब भी डिलीट कर दिया था, सारे सोशल मीडिया। बस बाद में उसने देखा, मैं पढ़ूंगा। पंकज सर, अगर काम याद अच्छे से होगा कर शायद रहे हैं तो आपको आप ये मोटिवेटेड हैं। हाँ, already। बिल्कुल आप motivated, अपने आप सर। सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर सीखिए, टीचर्स का जितना यूटिलाइज करना चाहते हैं ये आप करिए, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीचर्स का यूज करें। बिल्कुल क्योंकि आप अगर पूछेंगे नहीं तो टीचर्स भी सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बता सकता है। बिल्कुल। तो ये बस मैं यही बोलूंगा कि आप लोग मेहनत करिए, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में वही काम आता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। अप्रूव सर। कॉन्फिडेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने टीचर्स पे, अपने जो सोर्सेज हैं उन पे फेथ रखिए, उतना काफ़ी होगा आपके गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए। सर विनोद सर। सर एक मैं बात बोलना चाहूँगा। एक बहुत ही फ्रेज होता है, बहुत ही अच्छा फ्रेज होता है जिसमें बोला जाता है कि वर्क लाइक नोबडी एल्स इज वॉचिंग यू। मतलब आप ऐसा काम करो कि आपको किसी और को नहीं दिखाना है, अपने आप को दिखाना है। तो वो फेथ अपने आप में रखिए कि यार मुझे किसी और को नहीं प्रूव करना है, मुझे बस अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इसके लायक हूं एंड आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। और आजकल सर जो प्रिपरेशन होता है उसमें बच्चे अपने आप को नहीं, दूसरों को प्रूव दूसरों को देखते हैं। बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा इशू होता है, और इसी वजह से उनको मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे पास टाइम कहाँ डिमोटिवेट होने के लिए, या पढ़ाई करो यार, कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। अंकित सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? अभी बहुत देर से डिस्कशन चल रहा था कि जिसके साथ ट्यूनिंग सेट हो जाए उसी से बस पढ़ते रहिए और सोचिए मत, चलते रहिए। तो सर ऐसे ही एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरी एक टीचर के साथ ट्यूनिंग सेट हो गई और मैंने पूरे साल पढ़ाई की, 2000 घंटे पढ़ा सर, लेकिन सर गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या आजकल है सर। ट्यूनिंग बैट किसके साथ रही है? तो आप पहले ये देख लो कि भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप तैयारी करने से पहले 10 बार चेक करो, पूरी रिसर्च करो, उसके बाद स्टार्ट करो यार। ऐसा नहीं स्टार्ट कर दिया, ट्यूनिंग सेट हो गई और बाद में हो रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे सर, गेट एग्जाम निकालना डिफिकल्ट नहीं है, एक ही साल में बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को 3-3 साल लग रहे हैं। क्यों? उनको 2 साल बाद तो ये पता चलता है कि पढ़ना क्या था और सिलेबस में कहां क्या से पार्ट पढ़ना है। था। बिल्कुल, सिलेबस ही बच्चे पता को नहीं ये रहता है पता चल बच्चों जाए को। पढ़ना कितना है और कहां से पढ़ना है और किस से पढ़ना है, तो बच्चा एक ही साल में टॉप कर सकता है। सर एक और क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता क्यों बार बार बच्चा पूछता है कि सर मैं मैकेनिकल से हूँ, क्या सीएस में दे सकता हूँ? क्या मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, क्या मैं सीएस में दे सकता हूँ? तो ये क्या है सर, बच्चा बार बार ये दूसरे ब्रांच वाले सीएस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर इसका एक रीजन है, मैकेनिकल में यदि बहुत सारे बच्चे क्या आलसी हो गए हैं सर। आलसी क्यों हो गए? मैकेनिकल का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो सोचते हैं यार ये पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे रैंक लाना। सीएस का सिलेबस आसान है, सबसे छोटा सिलेबस है, तो सीएस में निकाल सकते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। सर और बहुत सारे उसमें मैकेनिकल मैकेनिकल अकेले नहीं है सर, उसमें इलेक्ट्रिकल भी है, ईसी भी है, उसमें सिविल भी है, सिलेबस के मामले में सब बहुत बड़े हैं लंबा सिलेबस के मामले में। हाँ। और सबसे आसान सिलेबस सीएस का ही है, तो इसलिए बच्चे सीएस तो सर मैकेनिकल वाला पढ़ के निकाल देगा सीएस? बिल्कुल निकाल सकता है सर। मैकेनिकल नहीं, आपने बीटेक भी नहीं किया है ना, और आप यदि गेट का सिलेबस पढ़ लो सीएस का, तब भी निकाल लोगे। अच्छा, ऐसा एग्जाम syllabus निकाल है। सकते हैं, आईटी में एडमिशन हो ना हो, पर सर उसके लिए भी तो एलिजिबिलिटी है सर, बीटेक तो होना चाहिए। सर एक चीज और, पंकज सर आपके लिए, आप भी बच्चों को क्या लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहिए? बस मैं यही बोलना चाहूँगा सर, आप सभी लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और एक बार एक काम जरूर कर लिए जो मैं हमेशा बोलता भी हूँ और आपको करना भी चाहिए। आप सभी ने बताया जैसे कि किसी को देख के मत तैयारी करिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, एग्ज़ाम को पहचाने। जरूरी नहीं कि आपको गेट ही देना है, हो सके अगर आपको लगता है आपको पोटेंशियल आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो एजे एग्ज़ाम में, आप उसमें भी जा सकते हो।
कोई बुरा नहीं होता है। ये देख के मत करो कि ये वाला हाइक वाला एग्जाम है, ये वाला लो वाला एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एग्जाम की अपनी रेपुटेशन, हर जॉब की अपनी रेपुटेशन होती है। तो पोटेंशियल जरूर पहचाने, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे किसी भी एग्जाम जो अटेम्प्ट मार रहे हैं सर, वो देखा देखी मारते हैं। बिल्कुल। वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने पोटेंशियल पहचान ड्रीम भी सकते हो। ऐसे बनाते, तू क्या करेगा? हाँ। मैं गेट करूंगा। Exactly। पक्का तू गेट करेगा? हाँ पक्का। और- तेरा भाई भी गेट करेगा। और तैयार। इसका सोल्यूशन भी एक है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। मैं बस लास्ट इसी को एंड करूंगा। जैसे पीवाईक्यू बुक है, अब इस पीवाईक्यू आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, जिस भी स्ट्रीम का आप हो, एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर आप उठा लो, उस चैप्टर का वो कोई एक टॉपिक तुम सेलेक्ट कर लो जिसमें तुम अपने आप को सबसे बेहतर मानते हो, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए एक बार अटेम्प्ट मार लो। अगर तुमसे क्वेश्चंस वो बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप आइए, गेट की तैयारी करिए, फर्स्ट क्लास करिए आप। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस गड़बड़ा रहे हैं आपसे, जिसमें आप 5 साल से कह रहे हो मैं सबसे बेहतर था एक पर्टिकुलर चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक में, तब आप समझिए आपको जरूरत है कि आप थोड़े डिफरेंट रास्ते भी देखिए। जैसे जेई देख सकते हो, ए भी देख सकते हो, ये भी जरूर सर देखिए, जेई बहुत और ये जरूरी सब है। चीजों से याद है, एक बच्चा और बहुत कंफ्यूज रहता है कि सर मैं इंजीनियर हूं तो गेट तो दे रहा हूं, पर गेट के साथ साथ मैं और कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूं? सर लेकिन ये क्वेश्चन ना उन बच्चों के लिए, देखिए गेट और प्लस गेट जैसे एग्जामिनेशन ज्यादा नहीं है। मतलब गेट का अलग ही जोन है प्रिपरेशन का, उसको हम बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते कि एजे के एग्जाम के लिए वो हमारे लिए उतना फ्रूटफुल हो पाएगा, क्योंकि हमारा फोकस अलग होता है। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, गेट के लिए हमारा बहुत ज्यादा एम्फेसाइज होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप करना, उसको इन डेप्थ नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से जो गेट के रेलिवेंट एग्जामिनेशन जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, उसके बाद आपका डीआरडीओ हो गया, ये सब एग्जाम इसके रेलिवेंट है, तो आप इसकी कंबाइंड करिए। साथ में ईएससी भी है, ईएससी उसका साथ में चलता है। लेकिन अगर आप जेईई एक तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग जोन है पूरा, बिल्कुल। उसकी तैयारी करो तो इसमें बहुत ज्यादा मत इन्वॉल्व हो, इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत बिल्कुल। हो। किसी एक में पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। रामानंद सर, आप बच्चों को क्या लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहेंगे? सर लास्ट में मैं 2 लाइन यही बोलना चाहूँगा, जैसे सब अभी अपना प्रिपरेशन के लिए एक मोटिवेशन बता रहे थे कि प्रिपरेशन करने का मेन मोटिवेशन क्या था, तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढ लो। अगर वो ढूंढ लोगे तो आप उसको अचीव करने में अपने आप लग जाओगे, आपको किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो रीजन मिल जाए, उसके बाद राइट टीचर को पकड़ के राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो। सर राइट टीचर कैसे पता चलेगा? सर वो बच्चों को तो खुद ही, मतलब अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है, सर हम लोग ही हैं तो हम लोग तो बोलेंगे हम लोग बेस्ट हैं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है तो वो भी बोलेगा हम लोग बेस्ट हैं। अब ये बच्चों को ही जज करना पड़ेगा कि उनके लिए कौन सा बेस्ट नहीं, है। बच्चों को तो पता है सर कि गेट वाला ही बेस्ट है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये बेस्ट क्या है? सर बस बच्चों को पता है तो और क्या चाहिए, बस राइट टीचर को पकड़ के ब्लाइंडली उनको फॉलो करें, और एक स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होता है, जो भी लगता है कि उनके लिए बेस्ट सूटेबल स्ट्रेटजी है उसको पकड़ के एक डायरेक्शन पकड़ के मेहनत करें सर। आजकल तो सर बच्चों ने गेट का मतलब ही गेट वाला लिख कर दिया है। Right? तो ये मेरे ख्याल से काफी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी जो आपके डाउट हैं वो सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। स्टिल आपके मन में कुछ क्वेरीज रह जाती है, कुछ आपको लगता है कि सर अभी भी इसके अंदर ये सब चीजें बची हुई है, हमें इसमें भी गाइड कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हमारी पूरी टीम इसको देख रही है, हम भी उसको मॉनिटर करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, काफी कुछ सुन लिया, अब बंद करो वीडियो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।